हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा कोचिंग सेंटर। क्लास 11 सोशियोलॉजी और चैप्टर 2 चल रहा है हमारा यहाँ पे। अब हमने देखा कि किस तरीके से जो है डिसेंट क्रिएट होने से या बात सोसाइटी की ना मानने से लड़ाई हो सकता है, झगड़े हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। सो ऑल्दो इट जनरली कैरीज द स्ट्रॉन्ग मोरल चार्ज, द नोशन ऑफ द क्राइम इज स्ट्रिक्टली डिराइव्ड फ्रॉम द लॉ। अ क्राइम इज एन एक्ट दैट वायलेट्स एन एग्जिस्टिंग लॉ, सो नथिंग मोर नथिंग लेस। अब क्राइम की अगर छोटी सी डेफिनेशन अगर आप देखें तो क्राइम क्या है, गुनाह क्या है? गुनाह सिंपली ये है कि जो लॉ एग्जिस्ट कर रहा है, अगर आपने उसको वायलेट किया तो वो क्राइम है। नथिंग लेस नथिंग मोर, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। तो सिंपल एक छोटी सी प्यारी सी डेफिनेशन। अब जो मोरल वर्थ है एक्ट की, वो सोलली डिटरमाइन की जाती है कि क्या ये लॉ को वायलेट कर रहा है या नहीं। लॉ में मॉरल्स नाम की कोई जगह नहीं होती है। जो लिख दिया, जो कोडिफाइड है वही लॉ है, उसी हिसाब से काम होगा। सो इफ द एग्जिस्टिंग लॉ को हमको देख के लगता है कि अनजस्ट है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक जो पर्सन है वो क्लेम कर सकता है टू बी ब्रेकिंग इट फॉर द मे क्लेम टू बी ब्रेकिंग इट फॉर हाइएस्ट मोरल रीजंस। अब हो सकता है कि जो एक पर्सन है वो बोले कि उसने कोई क्राइम किया है, बट हाईएस्ट मॉरल रीजंस हो सकते हैं। जैसे मान लो एक सोसाइटी है, उसमें एक कोई इंसान रहता है और उसने बहुत सारे मर्डर कर रखे हैं, 8-10 मर्डर कर रखे हैं, उस पे हीनियस क्राइम्स के बहुत सारे इल्ज़ाम हैं। तो अब क्या हुआ, एक इंसान ने उसको मार डाला। अब पूरी सोसाइटी बहुत खुश है, उसको शाबाशी दे रही है कि तूने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन फिर भी उसको सजा होगी, फिर भी पुलिस उसको पकड़ के ले जाएगी और उस पर मर्डर का ही चार्ज लगेगा। तो ऑन द मॉरल ग्राउंड हो सकता है ये सही हो, लेकिन ऑन द कानूनन ग्राउंड ये सही नहीं था। So this is exactly what the leaders of the freedom movement in India were doing as part of their civil disobedience campaign. जब महात्मा गांधी ने सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया था, जो किसने बनाया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। और गांधी जी ने कहाँ पे ब्रेक किया था सॉल्ट लॉ? दांडी में। ही वॉज कमिटिंग अ क्राइम। तो गांधी जी क्या कर रहे थे, वो एक क्राइम कमिट कर रहे थे एंड उसकी वजह से उनको अरेस्ट किया गया। लेकिन उन्होंने ये जो क्राइम था ना, इन्होंने बहुत ही डेलिबरेटली, जानबूझ के और प्राउडली किया था। और जो इंडियन पीपल थे वो भी बहुत प्राउड थे उन पे कि वो जिस चीज़ के लिए खड़े हुए थे वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी। एंड ऑफ कोर्स दीज आर नॉट द ओनली काइंड ऑफ क्राइम दैट आर कमिटेड। बहुत सारे अदर काइंड ऑफ क्राइम है जिसका कोई ग्रेट मॉरल वर्च्यू नहीं हो सकता। सो बट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दैट क्राइम इज द ब्रेकिंग ऑफ द लॉ, सो गोइंग बियॉन्ड द बाउंड्री ऑफ लेजिटिमेट डिसेंट एज डिफाइंड बाय द लॉ। सो जो क्वेश्चन है वायलेंस का, इट रिलेट्स एट द ब्रॉडेस्ट लेवल टू द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द स्टेट। वन ऑफ द डिफाइनिंग फीचर्स जो है मॉडर्न स्टेट के, वो ये हैं that it is supposed to have a monopoly over the use of legitimate violence within the jurisdiction. In other words, जो state है, only the state through its authorized functionaries ये lawfully use कर सकता है violence को। जो वायलेंस है उसको यूज करने की पावर सिर्फ स्टेट के पास है। स्टेट के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हो गए, पुलिस वगैरह हो गई, दे कैन यूज वायलेंस एंड ऑल अदर इंस्टेंसेस ऑफ वायलेंस आर डिफाइंड एज इलीगल। बट स्टेट के अलावा अगर कोई वायलेंस करेगा तो वो सब क्या है, वो सब इलीगल है। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे सेल्फ डिफेंस में आपने कोई वायलेंस किया है तो वो इसका एक्सेप्शन है, एंड कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या रेयर सिचुएशन आ गई वो इसका एक्सेप्शन हो जाएगा। सो टेक्निकली जो एवरी एक्ट ऑफ वायलेंस है उसको कैसे देखा जाता है, सीन एज बीइंग डायरेक्टेड अगेंस्ट द स्टेट। सो इवन इफ आई असॉल्ट और मर्डर सम अदर इंडिविजुअल, इट इज द स्टेट दैट प्रोसिक्यूट्स फॉर मी फॉर वायलेटिंग द मोनोपोली ओवर लेजिटिमेट यूज ऑफ वायलेंस। तो अगर मान लो मैंने किसी का मर्डर कर दिया, तो एक्चुअली वो इंसान नहीं, वो स्टेट मेरे खिलाफ बात करेगा। कि स्टेट इन द सेंस, यूपी बिहार की बात नहीं होती यहाँ पे, स्टेट का मतलब होता है पूरा कानून। तो कानून क्यों मेरे ऊपर केस करेगा? क्योंकि मैंने कानून के मोनोपोली को तोड़ा है, क्योंकि वायलेंस करने का हक सिर्फ उनको है, मुझे नहीं है, इसीलिए मुझे सजा मिलेगी। सो इट इज ऑब्वियस दैट वायलेंस इज द एनिमी ऑफ सोशल ऑर्डर। और ये एक एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ कॉन्टेस्टेशन है जो कि ट्रांसग्रेस करेगा सिर्फ लॉ को ही नहीं, इंपॉर्टेंट सोशल नॉर्म्स को। क्योंकि सोसाइटी में मान लो अगर वायलेंस बढ़ता रहा तो सोशल टेंशन बढ़ेगी, सीरियस प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। इट इज ऑल्सो अ चैलेंज टू द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट। सो इस सेंस में इट मार्क्स द फेलियर ऑफ द रिजाइम ऑफ लेजिटिमेशन एंड कंसेंट टू द ओपन आउटब्रेक ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स।
So now the topic is social order and change in village, town and city. कि social order और change जो है village में, town में और city में कुछ इस तरीके से आया था या कुछ इस तरीके से असर डालता है. सो मोस्ट अर्बन सोसाइटी को डिवाइड किया जा सकता है इनटू रूरल एंड अर्बन सेक्टर. अब जो कंडीशन है लाइफ की एंड देयरफॉर द फॉर्म ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन दीज सेक्टर्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. अब देखिए क्यों या किस हिसाब से हम रूरल अर्बन को डिवाइड करते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में उनके बीच में हमें डिफरेंस देखने को मिलता है. So also therefore are the forms of social order that prevail in these sectors and the kind of social change that are most significant in these. So we all think we know what is meant by village and town and the city. हम basically जानते हैं कि village क्या होता है, town क्या होता है, city क्या होती है and कैसे आप उसको differentiate कर सकते हो. And ये कहाँ देखा था हमने chapter 5 on village studies in the section of M.N. Srinivas. एंड फ्रॉम अ सोशोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू जो विलेज कहाँ से एमर्ज हुए थे, दे एमर्ज एज अ पार्ट ऑफ मेजर चेंजेस इन सोशल स्ट्रक्चर. जो कहाँ से आया था, जो नोमैडिक वे ऑफ लाइफ जब चेंज हुआ था ना, एंड बेस्ड ऑन हंटिंग, गैदरिंग फूड, ट्रांजिएंट एग्रीकल्चर, उनको बहुत एक सेटल लाइफ चाहिए थी. जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें तो पहले इनिशियली हर कोई नोमैडिक हुआ करता था इन द सेंस कि वो पहले एक जगह रहते थे, एक जगह के सारे रिसोर्सेज यूज़ करते थे, फिर जब वहाँ पे ख़त्म हो जाता था या टेम्परेचर वगैरह वहाँ का चेंज हो जाता था तो दूसरी जगह चले जाते थे. लेकिन धीरे धीरे उन्होंने क्या करा, उन्होंने एग्रीकल्चर सिस्टम अडाप्ट करना शुरू कर दिया. अब एग्रीकल्चर अडाप्ट करेंगे तो उस जगह का ध्यान रखना पड़ेगा, सब चीज़ें करनी पड़ेगी, और धीरे धीरे कल्चर, रिलीजन, ये सब डेवलप होने लगा. तो उनको लगा कि उनकी एक सेटल्ड लाइफ होनी चाहिए, तो उन्होंने अपने घर वर बनाने शुरू कर दिए और इस तरीके से चीज़ें सेटल्ड लाइफ हो गई थी. जैसे अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो हमने देखा है कि किस तरीके से पैलियोलिथिक से मीज़ोलिथिक से नियोलिथिक में आते आते रिलीजन वगैरह का जो डेवलपमेंट था वो शुरू हो गया, और उसके बाद नियोलिथिक के बाद जो था वो मेजरली सिविलाइजेशन शुरू हो गई थी. अगर हम देखें बीच में एक चालकोलिथिक पीरियड और आया था, बट इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत बढ़िया एग्जाम्पल हो सकता है इसका. जैसे जैसे एग्रीकल्चर बढ़ा, प्लेस टू प्लेस सोशल स्ट्रक्चर जो था वो चेंज आना शुरू हो गया. क्योंकि आप देखो जो एग्रीकल्चर करेगा तो हो सकता है कि वहाँ पे सरप्लस बन जाए, जितनी ज़रूरत उसको खाने पीने की उससे बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर दे, तो समथिंग ओवर एंड अबव जो कि सर्वाइवल के लिए ज़रूरी था. तो अब उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा कि जी 6 महीने का हमने सोचा था, तो साल भर का निकल गया, तो मुझे दूसरी जगह जाने की ज़रूरत ही क्यों है भाई, मेजरली तो हम खाने पीने ही चाहते थे. एंड ऑल्सो ब्रॉट विद द सोशल डिफरेंसेस, अब मोर एडवांस डिवीजन ऑफ लेबर also created the need of occupational specialization. अब देखो जिस पे ज़्यादा फसल उगने लग गई वो धीरे धीरे लोगों को सेल करने लगा चीज़ें, वो अमीर होता गया, उसको लेबर की ज़रूरत पड़ती गई, तो वहाँ से लेबर वगैरह का कंसेप्ट भी शुरू हो गया था. सो ऑल ऑफ दीज चेंजेस टुगेदर शेप्ड द emergence of village as population settlement based on particular form of social organization. तो इस तरीके से वहाँ पे एक पूरा विलेज का सिस्टम बन जाता था, जहाँ पे कोई एक ज़मींदार हो सकता था, कोई एक बहुत बड़ा खेत का कारोबारी हो सकता था, कोई लेबरर हो सकता था. अब अगर चीज़ें स्ट्रक्चराइज हो जाएंगी तो फिर दूसरी तरफ दिमाग लगेगा, वहाँ आपका रिलीजन डेवलप हो जाएगा, वहाँ का आर्ट एंड कल्चर डेवलप होने लग जाएगा. इस तरीके से चेंजेस हम ऑब्जर्व कर सकते हैं. अब इन इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स जो डिस्टिंक्शन है बिटवीन रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट वो यूजुअली किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ 2 मेजर फैक्टर. 2 मेजर फैक्टर किस तरीके से इनके डिफाइन होंगे? 2 मेजर फैक्टर अगर हम बोलें तो सिंपली पॉपुलेशन डेंसिटी एंड द proportion of agriculture related economic activities. And contrary to the appearance, size is not always decisive. It becomes difficult to separate large village and small town on the basis of population size alone. So the cities and towns have a much higher density of the population or the number of person per unit area, such as square kilometer, than villages, although they are smaller in terms of absolute point या absolute number of people. अब आप देखिए इसमें सिंपल क्या बोल रहे हैं, कैसे पता चलेगा कोई चीज़ विलेज है या कोई चीज़ शहर है? तो सिंपल उन्होंने क्या बोला कि आप देख लो एग्रीकल्चर में कितने % लोग इन्वॉल्व हैं, प्लस डेंसिटी क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि एक पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं. तो डेंसिटी जो है शहरों की बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू विलेजेस, क्योंकि ज़्यादातर तो वहाँ पे खेत वेत ही फैले होते हैं. तो ऑब्वियस सी बात है पर स्क्वायर किलोमीटर अगर हम जने जोड़ें, लोग जोड़ें, तो वो कम ही निकलेगा. तो ये 2 बातें इन्होंने यहाँ पे कही हैं.
So villages are also distinguished from the towns and cities by larger share of agriculture activities in their economic profile. और गांव वगैरह में हमको लगता है जो रूरल एरियाज में एग्रीकल्चर का जो एस्पेक्ट है वो थोड़ा ज़्यादा है. सो इन अदर वर्ड्स जो विलेजेस हैं उनके पास बहुत सारी पॉपुलेशन है जो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है. सो उनका जो ज़्यादा इनकम होता है वो एग्रीकल्चर से आता है. सो इस पार्ट को हम यहीं तक रखते हैं. इसका अगला पार्ट वी विल कवर इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच.